Hello everyone, good afternoon. How are you? I hope you are all well. So in the previous video class, we have discussed about the political and social changes in the European countries, and all the countries followed the French Revolution because all the thing whatever is happening in the Europe that already happened in the France. So they are following that revolution. तो इसी तरह से धीरे धीरे जो ये एक आइडिया था फ्रीडम का और इक्वलिटी का, ये बढ़ता ही गया और धीरे धीरे चीज़ें जो है और ही ज़्यादा वर्स होती गई यूरोप में। तो हम लोगों ने जैसे कल देखा था कि किस तरह से सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं लिबरल्स के थ्रू, रेडिकल्स के थ्रू और कंजर्वेटिव्स के थ्रू। लिबरल्स को फ्रीडम चाहिए थी, रेडिकल्स को भी फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन कंजर्वेटिव्स थे उन दोनों के अपोजिट्स में थे। वो चाहते थे कि चेंजेस आएँ लेकिन थोड़ा ग्रेजुअली आएँ, तुरंत ना आएँ। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज आगे देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंजेस कैसे हुए यूरोपियन कंट्रीज़ में और किस तरह से जो है रशियन रेवोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, these political trends were sign of a new time. It was a time of profound social and economic changes. अब क्या है ये कि जो पॉलिटिकल ट्रेंड चल रहा था, एक तरह का ट्रेंड था नए समय को, इससे नए समय को डिफाइन कर रहा था, क्योंकि जिस तरह का समय चल रहा था कि लोग जो है अपनी डिमांड, जो उनकी मांग थी, उसको सामने रख रहे थे। अब लोग डर नहीं रहे थे, लोगों को एक तरह से करेज मिल गया था आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो धीरे धीरे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं टाइम के साथ साथ। इट वाज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम एंड न्यू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप। अब ये वही समय है जब नए नए शहर और नए नए इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हुए, रेलवे एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑकर्ड। रेलवे का विस्तार होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो बहुत सारे आदमी हुए, औरत हुए, बच्चे हुए, सभी लोग फैक्ट्री की ओर बढ़ते हैं। अब जब ये सभी लोग फैक्ट्री की ओर आएंगे तो क्या होगा, इनकी जो इनकम है क्या होगी, बढ़ेगी। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। अब इसमें एक चीज़ लेकिन समस्याएं ये हैं कि काम तो इनसे घंटों लिए जाते थे, लेकिन उनके जो वेजेस थे वो बहुत ही कम थे। मतलब जो उनका मेहनताना होता है, जो एक तरह से जिनको मजदूरी बोलते हैं हम लोग, वो बहुत ही कम था। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जाहिर सी बात है कम ही रहेगा, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनकी डिमांड कम थी। जब डिमांड कम है तो कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री अपने यहाँ वर्कर्स को भी उतना ज़्यादा नहीं रखेगी, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर डिमांड ही नहीं है तो हमें प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ाना है। जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना है तो ह्यूमन रिसोर्सेज की भी ज़रूरत नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। अब घर से रिलेटेड मैटर हो या साफ़ सफाई से रिलेटेड मैटर, ये समस्याएं थीं उस समय भी, क्योंकि जो टाउन से शहर थे वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इशूज़। अब जो लिबरल्स थे उसमें के और जो रेडिकल्स थे वो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, मतलब उसके बारे में सोच रहे। सफरगेट मूवमेंट, हमने अभी बीच में एक वर्ड आया था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अ मूवमेंट टू गिव वुमेन राइट टू वोट। एक ऐसा मूवमेंट जिसमें महिलाओं को भी वोट देने के अधिकार से संबंधित जो मूवमेंट था वही था ये। तो अब सारी चीज़ देखते हैं कि अब सोशलिज्म इन यूरोप में, फिर रशियन रिवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर क्या कह रहा है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़ वर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स।
लगभग जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो किसी के खुद की थी, मतलब कि एक तरह से उसका मालिक जो कोई एक ही रहता था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स themselves वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। लेकिन जो लिबरल्स और रेडिकल्स भी थे वो भी जो है कोई प्रॉपर्टी ओनर होता था या एम्प्लॉय होता था। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज्ड। अब वो जो अपने पैसों को क्या करते थे, थ्रू द ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर के थ्रू वो अपने एक तरह से अपनी इकॉनमी को और ग्रो कर रहे थे। और उन्होंने सोचा, बाद में क्या सोचा कि दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज, और इस तरह के एफर्ट को हमें और बढ़ावा देना चाहिए। दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ वर्क फोर्स इन द इकॉनमी वॉज हेल्दी। अब क्या कह रहे हैं कि हम जो है बेनिफिट शुड बी अचीव्ड इफ वर्क फोर्स इन द इकॉनमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन वर एजुकेटेड। हमें और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा या बेनिफिट मिलेगा अगर जो हमारी इकॉनमी का जो वर्क फोर्स मतलब काम करने वाले लोग, अगर वो जितने ज़्यादा हेल्दी होंगे या जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारी इकॉनमी और ग्रो करेगी और उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, they firmly believed in the value of individual efforts, labor and enterprise। अब वो जो हमने शुरू में ही बता दिया, जो इसके पहले वीडियो क्लास ली थी उसमें ही बताया था कि जो लिबरल और रेडिकल्स थे वो उन लोगों का एक तरह से विरोध करते थे, अपोज करते थे, जिनको बचपन से ही या बर्थ से ही उनको प्रिविलेजेस मिल जाते थे, जो भी एरिस्टोक्रेट वगैरह होते थे। और उनका ऐसा मानना था कि अगर कोई भी अपने खुद के प्रयास से, मेहनत से किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करता है तो वो ज़्यादा बेहतर है किसी भी एरिस्टोक्रेट से। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज इंश्योर्ड, इफ़ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विद रेस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप। उनका ऐसा मानना था कि अगर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको थोड़ा बहुत सहारा दिया जाए, इफ़ द पुअर कुड लेबर, अगर जो गरीब है वो मेहनत कर सके, एंड दोज विद कैपिटल वुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, और जिनके पास कुछ पूंजी भी है वो उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सके, मतलब उसको अच्छी जगह पर लगा सकें बिना किसी समस्या के, तो उनका ऐसा मानना था कि सोसाइटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होगी। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and the parties in the early 19th century। तो अर्ली मतलब कि शुरुआती जो 19th सेंचुरी था तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ऐसा लगता था कि जो रेडिकल्स और लिबरल सोच रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है, तो वो उनके साथ रैली वगैरह करते थे। हर जगह किसी भी जगह अगर होता था वर्ल्ड में कहीं पर भी इस तरह के रिलेटेड मैटर होते थे तो वो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवॉल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द किंग ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। अब कुछ ऐसे भी राष्ट्रवादी थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, इनका ऐसा मानना थे वांटेड रिवॉल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि एक ऐसा रिवॉल्यूशन हो जिससे कि ये जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, इस तरह की गवर्नमेंट की समाप्ति ही हो जाए। और इस्टेब्लिश इन यूरोप, जो कि 1815 से यूरोप में इस्टेब्लिश थी। इन फ्रांस, इटली एंड जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। अब चाहे फ्रांस में, फिर इटली में, फिर जर्मनी में और उसके बाद रशिया में, इन सभी लोगों ने रिवोल्यूशन किया और अपने यहाँ का जो मोनार्क था उसको जो है जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। नेशनलिस्ट टास्क ऑफ रिवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर सिटीजन वुड हैव। जो राष्ट्रवादी थे वो रिवोल्यूशन के बारे में बात करते थे। रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति, और उससे जो है एक राष्ट्र का फॉर्मेशन होगा, राष्ट्र बनेगा।
जहाँ पे लोग जो हैं सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स, जहाँ पे लोगों के इक्वल राइट्स होंगे। आफ्टर 1815 जोसेफ मैज़नी एन इटालियन नेशनलिस्ट कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। अब जैसा कि हम लोगों ने जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखा था तो उसमें जोसेफ मैज़नी का नाम बहुत ही आया था। तो उन्होंने क्या किया था, अपने यहाँ इटली में जो है उन्होंने इसी तरह से जो है काम किया था कि उन्होंने लोगों को मूवमेंट में इन्वॉल्व किया, और इटली में जो उन्होंने यूनिफिकेशन का काम किया वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जोसेफ मैज़नी ने। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड इज राइटिंग। अब एक तरह की एक्टिविटी है कि नेशनलिस्ट कहीं पर भी हों, चाहे वो इंडिया में हो, तो उनके जो लेख हैं, जो उनकी राइटिंग्स हैं, उनको आप लोग ज़रूर पढ़ो और देखो कि क्या उनके थॉट्स हैं, क्या वो सोचते थे एक नेशन के फॉर्मेशन को लेकर। वो सारी चीज़ें आपको देखना है। जिस तरह से जो भी मेन नेशनलिस्ट हैं, आप उनके बारे में ज़रूर जानो। ओके, so that we are going to end the today's session. Okay, have a good day and thank you.